जी भट्टी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज शुरू कर रहे हैं कक्षा 12 की प्रश्नावली 1 की 1.2। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर फलन का इन्वर्स है यानी प्रतिलोम फलन। तो कोई भी फलन है उसका हमें प्रतिलोम फलन ज्ञात करना होता है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वो क्या एक एक की ओर आच्छादक है, यानी कोई भी फलन है उसका प्रतिलोम फलन तभी ज्ञात किया जा सकता है जब वो एक एक की ओर आच्छादक हो, यानी एक एक की आच्छादक एक एक की भी हो और आच्छादक भी हो। तो सबसे पहले ये शुरू करने से पहले मैं आपको एक एक की आच्छादक क्या होता है और किस प्रकार होते हैं वो मैं बता देता हूँ। ये कक्षा 12 की 1.2 है। तो सबसे पहले मैं एक एक की आच्छादक बता देता हूँ, इनकी परिभाषा लिख के बता देता हूँ आपको, और आप इनको लिख लेना और अच्छे से याद कर लेना। तो सबसे पहले बात करते हैं एक एक की फलन। तो एक एक फलन की परिभाषा क्या होती है कि समूचे ए से समूचे बी में परिभाषित कोई फलन एक एक फलन कहलाता है यदि समूचे ए के अलग अलग अवयवों के समूचे बी में अलग अलग प्रतिबिंब हो, यानी अलग अलग अवयव है उनके अलग अलग प्रतिबिंब होते हैं, तो वो फलन होता है, वो क्या कहलाता है, एक एक फलन कहलाता है। मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूँ। समूचे ए से समूचे बी में परिभाषित कोई फलन एक की फलन कहलाता है यदि, कब कहलाता है, जब समूचे ए के भिन्न भिन्न अवयवों के, भिन्न भिन्न को मैंने ऐसे टू लिखा है, यानी भिन्न भिन्न अवयवों के समूचे बी में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हो, यानी समूचे ए से समूचे बी में परिभाषित कोई फलन होता है वो एक ही फलन तब भी कहलाता है जब समूचे ए के अलग अलग अवयवों के बी में क्या हो, अलग अलग प्रतिबिंब हो। इसको आप उदाहरण से अच्छे से समझ पाओगे। जैसे ये कोई समूचे ए है, इससे समूचे बी के अंदर कोई फलन f है वो परिभाषित है, और समूचे ए है मैं ले लेता हूँ, इसके अंदर मैं ले लेता हूँ 1 2 3 और इधर ले लेता हूँ मैं, ये समूचे ए बना देता हूँ और इधर बना देता हूँ मैं P Q और R, ये समूचे B है। और इस समूचे A से B के अंदर कोई फलन अपरिभाषित है, क्या है, कोई फलन है अपरिभाषित है। तो ये फलन अफ है वो एक ही कब कहलाएगा, जब अलग अलग अवयव, इसके कितने 3 अवयव है, इसके में भी 3 अवयव है, तो अलग अलग अवयवों के क्या हो, अलग अलग प्रतिबिंब हो। जैसे मान लेते हैं एक है उसका प्रतिबिंब Q है और 2 का P है और 3 का R है। तो एक है उसका क्या है, Q है, तो मैं इसको लिख देता हूँ 1 Q, और 2 का क्या है, P है, तो 2 P लिख देता हूँ, और 3 का R है तो 3 R लिख देता हूँ। तो ये आपके फलन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, F। तो यहाँ पर अलग अलग अवयव है उनके अलग अलग प्रतिबिंब है, तो ये फलन क्या है, एक एक ही फलन कहलाता है। तो इस प्रकार आप और भी एग्जाम्पल लेके इसको समझ लेना अच्छे से कि अलग अलग अवयवों के अलग अलग प्रतिबिंब होने चाहिए। तो अलग अलग अवयवों के अलग अलग प्रतिबिंब होते हैं तो वो फलन क्या कहलाता है, एक एक ही फलन कहलाता है। अब बात आती है आच्छादक की। तो आच्छादक क्या होता है, आच्छादक फलन। तो ये क्या होता है, इसी प्रकार होता है
क्या होता है कि समुच्चय ए से समुच्चय बी में कोई फलन परिभाषित हो और समुच्चय जो बी है उसके सभी अवयवों के क्या हो, समुच्चय ए में क्या पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान हो। देखो ये एक है, इसका ये प्रतिबिंब कहलाता है। ए का प्रतिबिंब क्या है, पी है, ये सॉरी क्यू है। और क्यू का बात करें पूर्व प्रतिबिंब, तो क्यू का पूर्व प्रतिबिंब क्या है, एक है। तो समुच्चय बी के सभी अवयवों के समुच्चय ए में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान हो तो उस फलन को क्या कहते हैं, आच्छादक फलन कहते हैं। लिख देता हूँ मैं इसकी भी परिभाषा। समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित कोई फलन आच्छादक फलन कहलाता है यदि समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित कोई फलन आच्छादक फलन कहलाता है यदि समुच्चय बी के सभी अवयव, यानी कोई भी अवयव छोड़ना नहीं चाहिए, सभी अवयवों के पूर्व प्रतिबिंब समुच्चय ए में विद्यमान हो। पूर्व प्रतिबिंब समुच्चय ए में विद्यमान हो। तो इस प्रकार का फलन क्या कहलाता है, आच्छादक फलन कहलाता है। यानी समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित कोई फलन आच्छादक फलन कहलाता है यदि समुच्चय बी के सभी अवयवों के पूर्व प्रतिबिंब समुच्चय ए में विद्यमान हो। आप इसको इससे भी समझ सकते हो कि इसके अंदर बी के अंदर क्या पी क्यू आर है, तो इनकी सभी ये जो सभी अवयव है इनके पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए, कोई भी अवयव छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे पी क्यू आर अस ले लूँ मैं यहाँ पे, और अस का पूर्व प्रतिबिंब इसमें विद्यमान नहीं हो तो ये जो फलन है वो क्या आच्छादक फलन नहीं कहलाएगा। तो सभी अवयवों के क्या होना चाहिए, पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए, तभी वो फलन क्या कहलाता है, आच्छादक फलन कहलाता है। तो अब हमारे जो ये 1.2 है इसके अंदर क्या है, इन्वर्स फलन ज्ञात करना, प्रतिलोम फलन ज्ञात करना। तो प्रतिलोम फलन ज्ञात करना, तो कोई भी फलन है उसका प्रतिलोम फलन तभी ज्ञात किया जा सकता है जब वो क्या हो, एक एक ही और आच्छादक हो। तो ये समझ में आ गया होगा, इसको आप अच्छे से लिख लेना और समझ लेना, और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो। करते हैं शुरू। प्रश्नावली 1.2। इसके अंदर आपको दे रखा है समुच्चय ए दे रखा है 1 2 3 4 और समुच्चय बी दे रखा है ए बी सी डी। हमें क्या करना है, फाइंड करना है ए से बी में 4 एक की फलन पता करने हैं और उनके प्रतिलोम फलन भी ज्ञात करना है। तो करते हैं पता। एक ही फलन ज्ञात करना, एक ही फलन ज्ञात करना। तो एक ही फलन क्या होता है, अलग अलग अवयवों के अलग अलग प्रतिबिंब ज्ञात करने हैं। यानी समुच्चय ए है उसके अवयव है उनके हमें क्या करना है, अलग अलग प्रतिबिंब समुच्चय बी में हमें ज्ञात करने हैं। तो समुच्चय ए दे रखा है 1 2 3 4, तो इन सभी अवयवों के हमें क्या करना है, इस बी के अंदर अलग अलग प्रतिबिंब हमें ज्ञात करना है। तो फलन ज्ञात करते हैं। पहले मैं लिख लेता हूँ, क्या लिख लेता हूँ, F1 4 फलन है इसलिए F1 F2 F3 F4 ऐसे ज्ञात करेंगे। तो F1 ज्ञात करते हैं, तो F1 ज्ञात करते हैं तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, F1 ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, ये हाँ जो एक है इसका हम इनमें से किसी एक को प्रतिबिंब बना लेते हैं। एक को 2 का कोई भी अलग प्रतिबिंब बना लेंगे, 3 का उनसे अलग बना लेंगे, 4 का उनसे अलग बना लेंगे, ऐसे अलग अलग प्रतिबिंब बनाने। तो मैं पहले एक बार क्रम से बना लेता हूँ। एक है इसका मैं ए बना लेता हूँ, 2 है उसका बी बना लेता हूँ, 3 है उसका सी बना लेता हूँ, 4 उसका डी बना लेता हूँ।
तो अब चेक कर लेते हैं एक ही है या नहीं है। तो देखते हैं अलग अलग अवयवों के अलग अलग प्रतिबिंब है, सेम नहीं होने चाहिए। अलग अलग प्रतिबिंब है इसका मतलब क्या है, ये एक ही फलन है। तो बनाते हैं नेक्स्ट, अब 2 बनाते हैं। तो अब 2 बनाते हैं, तो अब 2 है, इसके अंदर क्या करना है, यहाँ पर हमने एक है उसको, उसका प्रतिबिंब ए बनाया, 2 का बी बनाया, 3 का सी बनाया, 4 का डी बनाया। तो अब इनमें से 2 को क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। और बाकी यानी कि अफन के समान नहीं होना चाहिए, थोड़ा अलग होना चाहिए और अलग अलग प्रतिबिंब होने चाहिए। तो आप कैसे भी बना सकते हो, बना लेते हैं। एक का मैं बना लूँ बी बना लूँ, और 2 का बना लूँ मैं ए बना लूँ, और बाकी मैं सेम रहने देता हूँ। तो 3 सी और 4 डी। तो ये क्या हो गया, अलग अलग हो गए ना सभी के। एक का बी है, 2 का ए है, किसी कोई सा भी प्रतिबिंब है वो सेम नहीं है, अलग अलग प्रतिबिंब है। तो इसका मतलब ये एक ही फलन है। अब बनाते हैं आगे अब 3। तो अब 3 ज्ञात करना है। तो अब 3 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये 1 है इसका प्रतिबिंब बना लेते हैं, सी को बना लेते हैं, और बाकी 2 का प्रतिबिंब बी बनाए तो कोई दिक्कत नहीं है। और 3 का हम क्या करते हैं, ए बना लेते हैं, और 4 का डी बना लेते हैं। तो अलग अलग अवयवों के अलग अलग प्रतिबिंब है, इसका मतलब ये क्या है, एक ही फलन ही है। बनाते हैं अब 4 बनाते हैं। तो अब 4 के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक के साथ मैं डी को ले लेता हूँ और बाकी को सेम रहने देता हूँ। कैसे भी कर लो कोई दिक्कत नहीं है। 2 का ए बना लें, 3 का बी बना लें, और 4 का सी बना लें। ऐसे आप इस प्रकार कई फलन बना सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अलग अलग अवयवों के अलग अलग प्रतिबिंब होने चाहिए। जिस प्रकार मैंने बनाया है उसी प्रकार आप भी और भी बना सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि अलग अलग अवयवों के अलग अलग प्रतिबिंब होने चाहिए। अब ये 4 एक एक फलन तो हमने ज्ञात कर लिए हैं, अब इनके प्रतिलोम फलन ज्ञात करना। तो प्रतिलोम फलन क्या होता है, प्रतिलोम फलन क्या होता है, जो इनके जो क्रम है इनको क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं, तो उनका प्रतिलोम फलन हो जाता है, यानी इनवर्स हो जाता है। तो ज्ञात करते हैं प्रतिलोम फलन। अपवन है, इसका क्या करते हैं, इनवर्स ज्ञात करें। प्रतिलोम फलन का मतलब इनवर्स ज्ञात करना है। तो अपवन है उसका इनवर्स ज्ञात करते हैं। तो जो हमारा अपवन है उसके एक जो ये अवयव है उनका क्रम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। एक का प्रतिबिंब ए है तो यहाँ पर इसको लिख देंगे, ए को पहले लिखेंगे, ए को बाद में लिख लेंगे। इसी प्रकार आगे भी बी को पहले, 2 को बाद में, सी को पहले, 3 को बाद में, डी को पहले, 4 को बाद में। इसी प्रकार अब 2 है इसका इन्वर्स ज्ञात कर लेते हैं। तो अब 2 का इन्वर्स है वो क्या हो जाएगा, अब 2 है उसके अंदर उल्टे कर देते हैं। B1 A2 C3 और D4। तो ये हो गया आपके अब 2 का प्रतिलोम फलन। इसी प्रकार अब 3 ज्ञात कर लेते हैं। तो अब 3 उसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, आपको ये मंझले कोष्ठक के अंदर बंद करना होता है, क्योंकि ये फलन है वो मंझले कोष्ठक के अंदर बंद किए जाते हैं। अब 3 है उसको भी मैं ऐसे लिख देता हूँ, C1 और B2 A3 और D4, इनको भी मैंने क्या कर दिए, उल्टे कर दिए ऐसे। अब 4 इसका इन्वर्स भी हम ज्ञात करते हैं। तो अब 4 का इन्वर्स ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, D1 A2 B3 और C4, ये क्या हो गया, इसका प्रतिलोम फलन है हो गया। तो इस प्रकार ज्ञात करते हैं फलन। आपको ऐसे देर का है कि कैसे भी अपनी मर्जी से बनाओ फलन, तो हमने अपनी मर्जी से ऐसे बना दी, कैसे भी अवयवों को सेट करना है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि अलग अलग अवयवों के अलग अलग प्रतिबिंब होने चाहिए। उसके बाद में हमने प्रतिलोम फलन ज्ञात करना है। तो प्रतिलोम फलन ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रतिलोम फलन ज्ञात करने के लिए जो फलन है उसके जो भी है उनका क्रम चेंज कर देते हैं, तो वो उनके इन्वर्स से आ जाएंगे। करते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो फलन है वो आर से आर के अंदर परिभाषित है और फलन है अपक्ष है वो क्या है, x की घात 3 माइनस का 3 है। तो हमें देखना है कि क्या अफ इनवर्स विद्यमान है। यदि विद्यमान है तो अफ इनवर्स का सूत्र ज्ञात करना है और अफ इनवर्स का सूत्र ज्ञात करने के बाद में अफ इनवर्स 24 का मान ज्ञात करना है और अफ इनवर्स 5 का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं अफ इनवर्स विद्यमान है या नहीं है। तो मैंने आपको वीडियो स्टार्ट करते ही बताया था अफ इनवर्स विद्यमान कब होगा, अफ इनवर्स विद्यमान होगा यदि फलन एक की आच्छादक है। यदि फलन एक की आच्छादक है तो अफ इनवर्स विद्यमान है, यानी प्रतिलोम फलन हम ज्ञात कर सकते हैं। यदि एक की आच्छादक नहीं होता है तो हम उसका इनवर्स नहीं ज्ञात कर सकते। तो चेक करते हैं ये एक की आच्छादक है या नहीं है। यहाँ पर अब आप सीख लेना कि कोई भी फलन है उसको एक की है या नहीं है वो कैसे करते हैं, आच्छादक है या नहीं है उसकी जाँच कैसे करते हैं। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो हमें फलन दे रखा है अपक्ष बराबर दे रखा है x की घात 3 माइनस का 3। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम मान लेते हैं माना x1 और x2 जो अवयव है वो क्या है, इस r के प्रांत के क्या है, प्रांत के अवयव है। पहले जी r से r के अंदर है तो पहला है, इस r को प्रांत बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सप्रांत बोलते हैं, परिसर बोलते हैं। तो ये x1 x2 है वो प्रांत का अवयव है तथा इस प्रकार है, किस प्रकार है कि आप x1 बराबर में आप है x2, आप x1 बराबर में आप है x2। तो आप x1 बराबर में आप x2 हमें ज्ञात करके देखना है और हमें पता करना है आगे करते करते कि x1 के बराबर में x2 आ रहा है या नहीं आ रहा है। यदि x1 के बराबर में x2 आ रहा है तो फलन एक की है, और नहीं आ रहा है तो फलन एक की नहीं है। तो हमारा जो अपक्ष है तब क्या है, x की घात 3 माइनस का 3 है। अपक्ष है तब क्या है, x की घात 3 माइनस का 3 है। मैं यहाँ पे y करूँ तो क्या हो जाएगा, y की घात 3 माइनस का 3। x1 करूँगा तो क्या हो जाएगा, x1 की घात 3 माइनस का 3 हो जाएगा। तो इसी प्रकार इसको लिखते हैं। अब x1 का मान क्या आएगा, x1 की घात 3 माइनस का 3 और अब x2 का मान ज्ञात करूँगा तो क्या आएगा, x2 की घात 3 माइनस का 3, -3 से -3 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा x1 का क्यूब बराबर में x2 का क्यूब। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनका घनमूल ज्ञात करेंगे तो x1 बराबर में आ जाएगा x2 आ जाएगा, x1 के बराबर में क्या आ जाएगा, x2 आ जाएगा। तो x1 के हम लेके चले थे अब x1 बराबर में x2 और हमें प्राप्त हुआ है x1 बराबर में x2। इसका मतलब क्या है, ये फलन है एक की फलन है, क्या है, एक की फलन है। लिख देंगे इम्प्लाइज फलन एक की है, क्या है, फलन एक की है। तो कोई भी फलन है उसको एक की फलन इस प्रकार सिद्ध किया जाता है कि हम x1 और x2 दो अवयव मान लेते हैं उस प्रांत में से और मान लेते हैं कि वो इस प्रकार है कि आप x1 बराबर में आप x2 और ये लेके चलते हैं और हमें आगे प्राप्त करना होता है x1 बराबर में x2। तो यदि x1 बराबर में x2 प्राप्त हो जाता है जैसे कि इसमें प्राप्त हुआ है तो फलन एक की हो जाता है, और नहीं प्राप्त होता है उस कंडीशन में फलन क्या होता है, एक की फलन नहीं होता है। अब अच्छा तो कैसे सिद्ध करते हैं इसको ध्यान से समझना। तो अच्छा तक सिद्ध करना है तो इसके अंदर भी क्या करते हैं, मानते हैं माना y अवयव है r, यहाँ पर जो ये y अवयव मानेंगे वो क्या होगा, सप्रांत में से होगा। किस में से होगा, सप्रांत होता है इसमें से होगा, ये वाला r है ना इसमें से। जैसे यहाँ पर r से r से समान समुच्चय में है, रियल नंबर से रियल नंबर के अंदर है, जैसे होता है ना पीछे मैंने बताया था a से b के अंदर। तो ये प्रांत ये सप्रांत, तो ये जो आपको y मान रहा है वो इसमें से मानना है, यानी y अवयव है r सप्रांत है, सप्रांत में से यदि संभव हो तो क्या हो, यदि संभव हो, हमने माना है कि यदि संभव हो तो y का पूर्व प्रतिबिंब क्या है,
पूर्व प्रतिबिंब अक्ष है। यदि संभव हो तो, कोई जरूरी नहीं है, यदि संभव हो उस कंडीशन में क्या है, y का पूर्व प्रतिबिंब क्या है, अक्ष है। तो हम इसको लिखते हैं f अक्ष बराबर में, यानी अक्ष रखेंगे तब क्या आएगा, y आएगा। आप अक्ष बराबर में y, आप अक्ष बराबर में y। इसको मैं यदि इनवर्स के रूप में चेंज करूँ तो क्या हो जाएगा, अक्ष बराबर में क्या हो जाएगा, आप इनवर्स क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अक्ष बराबर में क्या हो जाएगा, आप इनवर्स y हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर अब लिखता हूँ, अपक्ष का मान लिखता हूँ। अपक्ष बराबर में y है तो अपक्ष का मान क्या आएगा, अपक्ष का मान पीछे हमें दे रखा है, अपक्ष का मान हमें पीछे क्या दे रखा है, अक्ष की घात 3 माइनस का 3 दे रखा है, तो वो मान हमें यहाँ लिखना होता है अपक्ष की जगह। तो अक्ष की घात 3 माइनस का 3 बराबर में y, अक्ष की घात 3 माइनस का 3 बराबर में y। अब यहाँ पर हमें अक्ष का मान निकालना है, तो अक्ष की घात 3 बराबर में क्या हो जाएगा, y, ये माइनस का 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, तो प्लस का 3 हो जाएगा। तो अक्ष की घात 3 बराबर y की घात 3 प्लस का 3 आया है, और इधर मैं घात हटाऊंगा तो अक्ष का मान क्या आ जाएगा, y प्लस 3, इसकी घात क्या हो जाएगी, 1/3। मैंने क्या किया, दोनों तरफ घनमूल किया है, क्या किया, दोनों तरफ घनमूल किया। इधर घनमूल किया तो 1/3 घात करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा तो घात 1 हो जाएगी, इधर इसकी घात 1/3 करेंगे तो ये आ जाएगा, यानी अक्ष बराबर y प्लस 3 की घात 1/3। अब हमें ये चेक करना है कि ये जो हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ है, ये जो प्राप्त हुआ है, जो हमारा समुच्चय है उसके अंदर ये विद्यमान है या नहीं है। तो y प्लस 3 की घात 1/3, तो y प्लस 3 की घात 1/3 यानी y की जगह कुछ भी रखिए तो वो वास्तविक संख्या के अंदर आता है। क्या आता है, वास्तविक संख्या के अंदर आता है। इसका मतलब है ये समुच्चय के अंदर विद्यमान है, यानी अवयव है r का, किसका अवयव है, r का है। इसका मतलब ये क्या है, विद्यमान है, विद्यमान है। इस कंडीशन में ये फलन क्या हो जाएगा, ये फलन आच्छादित फलन हो जाएगा। और विद्यमान नहीं होता है, कुछ ऐसा हो जाता है कि विद्यमान नहीं होता है, उस कंडीशन में क्या होता है, ये नहीं होता। जैसे यदि ये नेचुरल नंबर के अंदर, प्राकृत संख्या के अंदर होता तो ये विद्यमान नहीं होता। जैसे मैं यहाँ पर मान रख देता, मैं मान रख दूँ 2 रख दूँ तो 2 प्लस 3 5 हो जाता, 5 की घात 1/3 का मान पॉइंटों के अंदर आता, तो वो उसके अंदर प्राकृत संख्या के अंदर नहीं होता, तो उस कंडीशन में ये आच्छादित फलन नहीं होता। लेकिन यहाँ पर रियल नंबर के अंदर सारे मान होते हैं, तो रियल नंबर के अंदर यहाँ पर कोई भी मान रखें तो ये रियल नंबर के अंदर विद्यमान होगा, इसका मान है वो क्या होगा, रियल नंबर के अंदर विद्यमान होगा। इस कंडीशन में ये क्या है, आच्छादित फलन है। तो हम यहाँ लिखेंगे इम्प्लाइज फलन आच्छादित है, फलन क्या है, आच्छादित है। और लिख देंगे चूंकि फलन एकेकी व आच्छादित है, एकेकी भी है और क्या है, आच्छादित भी है, आच्छादित है, अतः इसका अप इनवर्स यानी प्रतिलोम फलन क्या है, विद्यमान है। इसका प्रतिलोम फलन क्या है, विद्यमान है। तो ये हमारा यहाँ चेक हो गया, ये हमारा चेक हो गया कि अप इनवर्स विद्यमान है या नहीं है। तो फलन एक और आच्छादक दोनों है, यानी एक ही आच्छादक है, तो इस कंडीशन में अप इनवर्स क्या है, विद्यमान है। अब हमें ज्ञात करना होता है अप इनवर्स का, आगे ज्ञात करना है अप इनवर्स का सूत्र। तो अप इनवर्स का सूत्र कैसे ज्ञात करते हैं, उसके लिए ये प्रोसेस जो हमने यहाँ पर की है वही करनी होती है। क्या यहाँ पर की है वही करनी होती है। तो करते हैं, लिखेंगे ऐसे, माना अफ एक्स बराबर में वाई, तो यहाँ पर एक्स का मान क्या आ जाएगा, अफ इनवर्स से वाई आ जाएगा। अफ इनवर्स इधर चला जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा, अफ इनवर्स से वाई हो जाएगा। तो अब एक्स का मान रखते हैं, तो एक्स का मान क्या है, एक्स की घात 3 माइनस का 3 है बराबर में वाई। तो -3 को मैं इधर भेजूँगा तो एक्स की घात 3 बराबर में वाई प्लस 3, एक्स का मान आ जाएगा y प्लस 3 की घात क्या हो जाएगी, 1/3। ये मैं कैसे हुआ 1/3 मैं पीछे समझा चुका हूँ। तो y प्लस 3 की घात क्या हो जाएगी, 1/3। अब x का मान क्या है,
अक्स का मान हमने यहाँ देखा, इसको समीकरण 1 दे देना चाहिए। तो आप अक्स का मान क्या, एफ इनवर्स वाई है, तो यहाँ पर अक्स की जगह क्या रखेंगे, एफ इनवर्स वाई रखेंगे। एफ इनवर्स ये वाई बराबर में वाई प्लस 3 इसकी घात 1/3, यहाँ लिख देना समीकरण 1 से। तो ये एफ इनवर्स वाई का मान आ गया, वाई प्लस 3 की घात क्या हो गया 1/3। तो अब ये वाई के रूप में, लेकिन हमें जो फलन है इसको एक्स के रूप में चेंज करना है, तो इस वाई सभी वाई की जगह हम क्या कर देंगे, एक्स कर देंगे, तो एक्स के रूप में चेंज हो जाएगा। लिख देते हैं इम्प्लाइज एफ इनवर्स एक्स बराबर में क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 3 की घात क्या हो जाएगी 1/3 हो जाएगी। ये हमारा क्या हो जाएगा, अभिष्ट सूत्र हो जाएगा। किसका, एफ इनवर्स का क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। तो एफ इनवर्स एक्स है, इसका सूत्र क्या आ गया, एक्स प्लस 3 की घात 1/3। अब हमारे सवाल में हमें दे रखा है, क्या दे रखा है कि हमें दो मान ज्ञात करने हैं। हमें क्या करना है, दो मान ज्ञात करने, किसका, एफ इनवर्स 24 का, एफ इनवर्स 24 का और एफ इनवर्स 5 का। तो वो मान भी हम ज्ञात कर लेते हैं। तो वो मान यहाँ पे कर लेते हैं। एफ इनवर्स 24, एफ इनवर्स 24, तो एफ इनवर्स 24 है। तो यहाँ पर जो हमारा फलन है इसके अंदर अक्स की हम क्या रख देंगे, 24 रख देंगे। तो ये हो जाएगा 24 प्लस 3 की घात क्या हो जाएगी 1/3 हो जाएगी। तो 24 और 3 कितना हो जाएगा 27, 27 की घात 1/3। तो 27 की घात 1/3 का मान निकाल लेंगे, यानी 27 का क्या करना है, हमें घनमूल करना है। तो 27 का घनमूल करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, यानी एफ इनवर्स 24 का मान क्या आ गया 3 आ गया। करते हैं नेक्स्ट, यानी एफ इनवर्स 5 का मान ज्ञात करते हैं। तो एफ इनवर्स 5 का मान ज्ञात करेंगे। तो एफ इनवर्स 5 का मान इधर मैं कर लेता हूँ। एफ है इनवर्स ये 5 है, तो इसका मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा जो फलन है इनवर्स वाला, इसके अंदर अक्स की जगह हम क्या रख देंगे 5 रख देंगे। तो ये 5 प्लस 3 इसकी घात 1/3। तो 5 प्लस 3 यानी 8 की घात 1/3, यानी 8 का घनमूल करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार क्या करते हैं, कोई फलन है उसका इनवर्स यानी प्रतिलोम फलन विद्यमान है या नहीं है, वो ऐसे चेक करते हैं कि कैसे, कि वो एकेकी या आच्छादक है या नहीं है। यदि वो एकेकी आच्छादक है तो उसका क्या है, इनवर्स विद्यमान है। उसके बाद में उसका सूत्र ज्ञात करना है। तो सूत्र ऐसे ही ज्ञात करते हैं, जो ये तरीका बता रखा है ना, इसी तरीके से हम ज्ञात करते हैं। वापस दोबारा करना होता है, ऐसा नहीं यहाँ पर कर रखा है तो यहाँ पर इसको समीकरण दे के लिख दे, ऐसा नहीं। इनवर्स ज्ञात करना है तो वो तो क्या है, ये तो आच्छादक सिद्ध किया था, इसलिए वहाँ पे हुआ है। अब हम इनवर्स ज्ञात करना है तो हम यहाँ दोबारा करेंगे। तो ये यहाँ से क्या आ जाएगा, इनवर्स आ जाएगा। इनवर्स आने के बाद में यदि कोई इनवर्स के मान पूछे तो इस प्रकार मान ज्ञात कर लेते हैं। इनवर्स वाले सूत्र में जिसका मान पूछा है वो मान रख के, जैसे 24 का पूछा तो 24 रख दिया, 5 का पूछा था तो 5 रख दिया, और ऐसे मान ज्ञात कर लेते हैं। करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फलन आर से आर के अंदर परिभाषित है, और जो पहला पॉइंट है इसके अंदर फलन दे रखा है अपक्ष बराबर में 2x माइनस का 3 दे रखा है, और जो दूसरा पॉइंट है इसके अंदर अपक्ष दे रखा है x की घात 3 प्लस का 5। सिद्ध करना है कि फलन एक ही आच्छादक है या नहीं है, और उसके एफ इनवर्स ज्ञात करना है। तो ये अभी पीछे क्वेश्चन आया था, और यहाँ पर और करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। तो करते हैं पहला पॉइंट। तो इसके अंदर दे रखा है अपक्ष बराबर में 2x प्लस का 3 दे रखा है। अक्ष बराबर में अपक्ष बराबर में दे रखा है 2x प्लस का 3। तो हम क्या करते हैं, इसको एक ही क्या आच्छादक सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे कि एक ही है या नहीं है, और उसके बाद में देखेंगे आच्छादक है या नहीं है। तो यदि एक ही और आच्छादक दोनों होगा तो हमारा फलन क्या होगा, एक ही आच्छादक होगा, और उससे इसका इनवर्स भी आ जाएगा। तो पहले करते हैं एक ही है या नहीं। तो एक ही है या नहीं, इसके लिए हम क्या करते हैं, दो अवयव मानते हैं, x1 और x2 अवयव है r, किसके प्रांत में से होते हैं, ये हमेशा प्रांत में से है, और क्या है, इस प्रकार है, इस प्रकार है, किस प्रकार कि आप
x1 बराबर में एफ है x2, एफ x1 बराबर में एफ है x2। अब इनके मान रखते हैं जो फलन है इसके अंदर, समझ में आ गया होगा। ये यहाँ पर x1 रख देंगे, एफ x1 होगा तो 2x1 प्लस का 3 और x2 होगा तब क्या रख देंगे, x2 रखेंगे तो 2x2 प्लस का 3 हो जाएगा। तो करते हैं, अब x1 का मान क्या आएगा, 2x1 प्लस का 3 आएगा और यहाँ पर अब x2 का मान क्या आएगा, 2x2 प्लस का 3 आएगा। 3 से 3 कट जाएगा तो बचेगा 2x1 बराबर में 2x2, 2 से 2 और काट देता हूँ मैं तो x1 बराबर बचेगा x2 बचेगा। इसका मतलब x1 बराबर में x2 आ रहा है, इसका मतलब ये फलन क्या है, एक एक ही फलन है। तो लिख देते हैं यहाँ पर इम्प्लाइज फलन एक एक ही है। क्या है, फलन क्या है, एक एक ही है। अब नेक्स्ट करते हैं, आच्छादक सिद्ध करते हैं। तो आच्छादक सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना होगा, आच्छादक सिद्ध करने के लिए माना y अवयव है r, जो फलन r से r के अंदर है, इस r में से यानी सहप्रांत में से, किस में से है, सहप्रांत का अवयव है और यदि संभव हो तो माना y का पूर्व प्रतिबिंब क्या है, x है। यदि संभव हो तो हम मानेंगे, नहीं हो तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम पहले मानते हैं बाद में चेक करते हैं। संभव होगा तो आच्छादक हो जाएगा और नहीं होगा तो नहीं होगा। तो इसको लिखते हैं, एफ x बराबर में y लिखेंगे, एफ x बराबर में क्या लिखेंगे, y लिखेंगे। अब एफ x का मान रखते हैं, तो एफ x का मान क्या है, एफ x का मान 2x माइनस का 3 है, तो यहाँ से बराबर में y लिखेंगे। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 2x बराबर में y, ये माइनस का 3 है, इधर आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। तो 2x बराबर में आ जाएगा, ये 2x बराबर में तो आ गया y प्लस 3। और यदि हम यहाँ पर x का मान ज्ञात करेंगे तो x का मान ज्ञात करेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा, y प्लस 3 और ये गुणा में तो इधर क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। और अब हमें ये चेक करना है कि ये जो हमारा समुच्चय इसके अंदर विद्यमान है या नहीं है। तो ये r के अंदर विद्यमान है, ये यानी r का अवयव है, यानी यहाँ पर हम कोई भी मान रख के देखें तो ये r के अंदर आता है। तो इसका मतलब ये फलन क्या है, आच्छादक फलन है। तो लिख देते हैं इम्प्लाइज फलन आच्छादक फलन है। क्या है, आच्छादक फलन है। तो एक ही हो गया, आच्छादक हो गया, तो हम इसका इन्वर्स ज्ञात कर सकते हैं। तो इन्वर्स ज्ञात कर लेते हैं। चूंकि फलन एक एक ही आच्छादक है, एक एक ही आच्छादक है, अतः इसका प्रतिलोम फलन, इसका क्या है, प्रतिलोम फलन विद्यमान है। तो अब प्रतिलोम फलन ज्ञात कर लेते हैं। तो प्रतिलोम फलन ज्ञात करेंगे तो वही क्या, एफ x बराबर में y इम्प्लाइज x बराबर में एफ इनवर्स y। समीकरण 1 दे देना इसको। एफ x का मान रखेंगे, एफ x का मान क्या है, 2x माइनस का 3 बराबर में y। तो 2x बराबर में आ जाएगा y माइनस का 3, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। तो x का मान क्या आएगा, y प्लस का 3 और बटे में 2, x बराबर में y प्लस 3 बटे 2 हो जाएगा। अब x का मान हम यहाँ से समीकरण 1 से देखेंगे, x का मान क्या है, एफ इनवर्स y है। तो यहाँ पर रख देते हैं, एफ इनवर्स y बराबर हो जाएगा y प्लस का 3 बटा 2। समीकरण यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से। अब आपको पता है इस y को हमें किस में चेंज करना है, x में चेंज करना है। तो ये हो जाएगा एफ इनवर्स x बराबर में, तो y की जगह हम क्या कर देंगे, x कर देंगे, तो x प्लस 3 बटा 2। ये क्या हो जाएगा, हमारा अभिष्ट सूत्र हो जाएगा एफ इनवर्स का।
करते हैं नेक्स्ट, यानी इसका दूसरा पॉइंट करते हैं। दूसरा पॉइंट है इसके अंदर, दूसरा पॉइंट इसके अंदर हमारा फलन तो यही है, आर से आर के अंदर है फलन है, वो क्या है, आर से आर के अंदर ही है, और अपअक्ष है, अपअक्ष है वो क्या है, अपअक्ष है वो x की घात 3 प्लस का 5 है, क्या है, x की घात 3 प्लस का 5 है। तो इसको पहले सिद्ध करते हैं, एक ही फलन। तो एक ही फलन सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, माना x1 x2 अवयव है r, यानी प्रांत में से, प्रांत में से है, इस प्रकार है, इस प्रकार है, किस प्रकार है कि अब x1 बराबर में अब है x2, और इनके मान रख लेते हैं। मैं यहाँ पर x1 रखूँगा तो ये क्या हो जाएगा, x1 की घात 3 प्लस का 5 हो जाएगा। x2 रखूँगा तो क्या हो जाएगा, x2 की घात 3 प्लस का 5 हो जाएगा। तो x1 की घात 3 प्लस का 5, ये अब x1 का मान आएगा। अब x2 का मान क्या आएगा, x2 की घात 3 प्लस का 5 आएगा। 5 से 5 कट जाएगा तो x1 की घात 3 बराबर में x2 की घात 3, और मैं दोनों के घनमूल करूँगा तो x1 बराबर में आ जाएगा x2 आ जाएगा। इसका मतलब फलन क्या है, इसका मतलब फलन क्या है, फलन एक एक ही है। इसका मतलब फलन क्या है, एक एक ही, फलन एक एक ही है। अब सिद्ध करना हमें फलन आसाधक। तो आसाधक सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना y, और इसको किससे मानते हैं, सप्रांत में से मानते हैं। माना y अवयव है सप्रांत, और यदि संभव हो तो, और यदि संभव हो तो y का पूर्व प्रतिबिंब क्या है, y का पूर्व प्रतिबिंब क्या है, x है। यदि संभव हो तो y का पूर्व प्रतिबिंब क्या है, x है। तो हम इसको ऐसे लेंगे, क्या कैसे लेंगे, अब x बराबर में लेंगे y, अपक्ष का मान रखेंगे x की घात 3 प्लस का 5 बराबर में y। तो यहाँ पर x की घात 3 का मान आएगा y माइनस का 5। तो यहाँ पर यदि x का मान ज्ञात करेंगे तो x का मान क्या आएगा, y माइनस का 5, और इधर घात 3 है तो घात हटाएंगे तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ घनमूल करेंगे। तो दोनों तरफ घनमूल करेंगे तो क्या आ जाएगा, इधर 1/3 आ जाएगा। और ये क्या है, अवयव है, r का अवयव है। इसका मतलब ये यहाँ पर आच्छादक फलन है। क्या है, आच्छादक फलन, क्योंकि ये विद्यमान है, r के अंदर सारे मान होते हैं। इसका मतलब क्या है, फलन क्या है, आच्छादक है। तो फलन आच्छादक है, आच्छादक फलन है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका इन्वर्स हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हम इसका इन्वर्स ज्ञात कर सकते हैं। तो इन्वर्स ज्ञात कर लेते हैं, लिख देंगे, चूंकि फलन एक की आच्छादक है, एक की आच्छादक है, अतः अप इन्वर्स विद्यमान है। अप इन्वर्स क्या है, विद्यमान है। ज्ञात कर लेते हैं। तो अप x बराबर में मानते हैं, क्या मानते हैं, अप x बराबर में y मानते हैं। तो जो x है वो क्या आएगा, अप इन्वर्स y आएगा। इसको आप समीकरण 1 दे लेना। तो अप x का मान रखते हैं, तो अप x का मान क्या है,
x की घात 3 प्लस का 5 बराबर में y है। x की घात 3 प्लस का 5 बराबर में y है। तो यहाँ पर x का मान ज्ञात करना होगा। तो x का मान ज्ञात करेंगे तो x की घात 3 बराबर में आ जाएगा y माइनस का 5 आ जाएगा। x का मान ज्ञात करेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा, y माइनस का 5 इसकी घात क्या 1/3 आ जाएगा। और यहाँ समीकरण 1 से x का मान रखेंगे तो x का मान क्या हो जाएगा, अप इनवर्स से y हो जाएगा। तो अप इनवर्स y का मान क्या हो जाएगा, y माइनस का 5 इसकी घात क्या हो जाएगी 1/3 हो जाएगी। अब इसको हमें किस में चेंज करना है, इसको हमें चेंज करना है x के रूप में। तो अप इनवर्स से x बराबर में हो जाएगा x माइनस 5 इसकी घात क्या 1/3। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसका सूत्र हो जाएगा, अप इनवर्स का सूत्र हो जाएगा। तो इस प्रकार याद करते हैं अप इनवर्स का सूत्र। करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, समुच्चय ए देर का है। समुच्चय ए देर का है। समुच्चय ए क्या है, 1 2 3 4 है। और समुच्चय बी है 3 5 7 9 है। और समुच्चय सी क्या है, समुच्चय सी है 7 23 47 और 79 है। और फलन ए है वो क्या है, ए से बी के अंदर परिभाषित है। और अपक्ष बराबर में 2x प्लस 1 देर का है। और जी है वो बी से सी के अंदर परिभाषित है। और अपक्ष है वो क्या देर का है, x का घात 2 माइनस का 2 देर का है। हमें ज्ञात करना है जी ओ अप का इनवर्स और अप इनवर्स ओ जी इनवर्स, और इनको क्रमित युग्मों के रूप में लिखना है। तो करते हैं इसको भी। तो हमें जी ओ अफ इनवर्स ज्ञात करना है। तो हमें जी ऑफ ज्ञात करना होगा और उसके बाद उसका इनवर्स ज्ञात करना होगा। अफ इनवर्स ओ जी इनवर्स, इसका मतलब अफ इनवर्स और जी इनवर्स का क्या है, संयुक्त फलन है। तो पहले फलन देर का अफ है वो ए से बी के अंदर परिभाषित है। और अपक्ष है वो 2x प्लस 1 है। तो इसका मान ज्ञात कर लेते हैं। तो अपक्ष है वो देर का है 2x प्लस का 1 देर का है। तो और ये अफ है वो किसे, ए से बी के अंदर परिभाषित है, ए से बी के अंदर। तो हम जो समुच्चय ए है उसके अवयव है वो रख के इसके फलन के मान ज्ञात कर लेते हैं। करते हैं। अब है ए है, इसके अंदर क्या क्या है, 1 2 3 4 है। तो ये 1 2 3 4 रखेंगे। तो 1 रखते हैं, 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 2 गुणा 1 प्लस का 1 यानी 2 प्लस 1 यानी 3 आ जाएगा। और 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 2 गुणा 2 प्लस का 1 यानी 4 प्लस 1 यानी 5 आ जाएगा। और 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 2 गुणा 3 प्लस का 1 यानी 7 आ जाएगा। और 4 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 2 गुणा 4 प्लस का 1 यानी 8 प्लस 1 का 1 यानी 9 आ जाएगा। इसका मतलब फलन अफ है उसका मान क्या आया है, फलन अफ का मान क्या है, अफ का मान आया है, हमने 1 रखा तो हमें क्या प्राप्त हुआ 3 प्राप्त हुआ। और 2 रखा तो क्या प्राप्त हुआ 5 प्राप्त हुआ। और 3 रखा तो क्या प्राप्त हुआ 7 प्राप्त हुआ। और 4 रखा तो क्या प्राप्त हुआ 9 प्राप्त हुआ। तो ये फलन प्राप्त हुआ है अब। तो हम चेक करते हैं समुच्चय ए और समुच्चय बी को देख लेते हैं। समुच्चय बी के अंदर 1 2 3 4 है। तो ये इसके अंदर 1 2 3 4। और समुच्चय बी है उसके अंदर क्या है 3 5 7 और 9 है। तो इसके अंदर भी 3 5 7 और 9 है। और एक चीज़ और देखते हैं कि अलग अलग अवयवों के अलग अलग प्रतिबिंब है। अलग अलग अवयवों की क्या है, अलग अलग प्रतिबिंब है। इसका मतलब फलन क्या है, एक ही है। और अचादक होने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे इसके अंदर ये ए से बी के अंदर परिभाषित है। तो बी है इसके सारे अवयवों के इसके अंदर पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है या नहीं है। तो 3 5 7 9, तो 3 5 7 9, इसका मतलब 3 5 7 9 है यानी सभी अवयवों के क्या है पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। इसलिए ये फलन क्या है एक ही और आच्छादक है। तो लिख देंगे चूंकि सभी
अवयवों के अलग अलग प्रतिबिंब है तथा समुच्चय बी के सभी अवयवों के पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। अतः फलन क्या है? फलन एकेकी आच्छादक है। क्या है? एकेकी आच्छादक है। अतः इसका ऑफ इनवर्स प्रतिलोम क्या है? विद्यमान है। प्रतिलोम फलन क्या है? विद्यमान है। तो इसका ऑफ इनवर्स हम ज्ञात कर लेते हैं। और मैंने पीछे आपको सिखाया है, कोई भी फलन दे रखा है यानी उसके वो कर्मित युग्मों के रूप में दे रखा है, तो उसका इनवर्स कैसे ज्ञात करते हैं? उनके जो कर्मित युग्म दे रखे हैं उनको क्या करते हैं? उल्टा कर देंगे। तो हमारा फलन क्या है? 1 3 2 5 3 7 4 9 3 को उल्टा कर देंगे, यानी 3 1 कर देंगे, 5 2 कर देंगे, 7 3 कर देंगे, 9 4 कर देंगे। तो ये फलन आपका क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा। तो कर देते हैं 3 1 5 2 7 3 9 4। ये क्या हो गया? इसका इनवर्स हो गया। तो ये फलन अब था उसका क्या, हमने उसके फलन का मान ज्ञात कर लिया और उसका इनवर्स भी ज्ञात कर लिया। अब फलन जी है उसका भी मान ज्ञात कर लेते हैं और उसका इनवर्स भी ज्ञात कर लेते हैं। तो करते हैं। तो फलन जी वाला फलन क्या है? जी वाला फलन इस प्रकार है, x का स्क्वायर माइनस का 2 है और ये किसके अंदर परिभाषित है? ये b से c के अंदर परिभाषित है। जी वाला फलन है वो b से c के अंदर परिभाषित है। तो इनके मान भी मैं ज्ञात कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं b और c आपको साथ में बता देता हूँ। तो b है वो है 3 5 7 और 9 है, और c है वो है 7 23 47 और 79। तो मान ज्ञात करता हूँ मैं। बी सी सी के अंदर है तो हमें यहाँ पर ये एक्स इसके मान क्या रखने हैं? ये 3 5 7 9 रखने हैं। तो रखते हैं G3। तो G3 का मान ज्ञात करते हैं तो क्या आएगा? G3 का मान आएगा 3 का स्क्वायर माइनस का 2 यानी 9। 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9। 9 में से 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। G5 का मान ज्ञात करते हैं तो G5 का मान क्या आएगा? 5 का स्क्वायर माइनस का 2। तो 5 का स्क्वायर 25। 25 में से 2 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 23 आ जाएगा। और G5 के बाद में ये 7। तो 7 का स्क्वायर माइनस का 2। 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। इसमें से 2 निकालेंगे तो 47 बचेगा। और ऐसे ही G9 का मान ज्ञात करते हैं। G9 का मान क्या आ जाएगा? 9 का स्क्वायर माइनस का 2। 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 81 हो जाएगा। उसमें से 2 निकालेंगे तो क्या बचेगा? 79 बचेगा। तो इसका ये सारे अवयव है उनके सारे प्रतिबिंब हमने ज्ञात कर लिए हैं। अब क्या करते हैं? अब जी को कर्मित युग्मों के रूप में लिख देते हैं। तो जी वाला फलन है वो कर्मित युग्मों के रूप में क्या आएगा कि हमने 3 रखा तो हमें क्या प्राप्त हुआ? 7 प्राप्त हुआ। और 5 रखा तो हमें 23 प्राप्त हुआ। और 7 रखा तो 47 प्राप्त हुआ। और 9 रखा तो क्या प्राप्त हुआ? 79 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार जी वाला फलन भी आ गया। इसको भी चेक कर लेते हैं। तो अलग अलग अवयवों के अलग अलग प्रतिबिंब हैं। अलग अलग अवयवों की क्या है? अलग अलग प्रतिबिंब है। इसका मतलब फलन क्या है? एक ही है। और जो समुच्चय बी सी है, यहाँ पर बी से सी के अंदर है, तो सी के सभी अवयवों के पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। तो इसका मतलब
फलन आच्छादक भी है, इसका मतलब फलन क्या है, एक एक ही आच्छादक है। तो इस बात को हम लिख देते हैं यहाँ पे, चूंकि सभी अवयवों के भिन्न भिन्न प्रतिबिंब है तथा समुच्चय या क्या बी से सी के अंदर है, तो लिखेंगे समुच्चय सी के सभी अवयवों के पूर्व प्रतिबिंब, सभी अवयवों की क्या है, पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, सभी अवयवों की क्या है, पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, अतः फलन क्या है, अतः फलन एक एक ही आच्छादक है, एक एक ही आच्छादक है, अतः आप इन्वर्स क्या है, ये यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे जी फलन देगा तो जी इन्वर्स से क्या होगा, विद्यमान होगा, जी विद्यमान, इन्वर्स जी इन्वर्स विद्यमान है। तो अब जी इन्वर्स ज्ञात कर लेते हैं। तो जी इन्वर्स क्या हो जाएगा, जैसे एफ इन्वर्स ज्ञात किया था वैसे ही इनको उल्टा कर देंगे, तो आ जाएगा 7 3 आ जाएगा, 23 5 आ जाएगा, और 47 7 आ जाएगा, और 79 9 आ जाएगा। तो ये जी इन्वर्स आ गया। अब हम क्या करते हैं, ये जी ओ अप ज्ञात कर लेते हैं। हमें एक जी ओ अप का इन्वर्स पूछा था, तो हम क्या करते हैं, जी ओ अप ज्ञात कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, जी ओ अप ज्ञात कर लेते हैं। जी ओ अप का इन्वर्स पूछा था तो पहले जी ओ अप ज्ञात करना पड़ेगा हमें। तो जी ओ अप ज्ञात कर लेते हैं। तो जी ओ अप है ऑफ एक्स, पहले ये देख लेते हैं ये जी ऑफ किस में होगा। तो जी ओ अफ क्या होगा, जी ऑफ अपक्ष होगा, यानी अपक्ष का मान पहले लिखा जाएगा, बाद में जी के रूप में चेंज होगा। इसका मतलब ये यहाँ से मैं बता देता हूँ आपको, जी ओ अप है, इनवर्स को एक बार रहने देते हैं, जी ओ ज्ञात करते हैं, बाद में उसका इनवर्स ज्ञात कर लेंगे। तो जी ओ अप ज्ञात करना है, तो ये जी ओ अफ क्या लिखा जाता है, जी ऑफ अपक्ष लिखा जाता है। तो अपक्ष का मान पहले लिखा जाएगा, यानी अफ वाला मान पहले लिखा जाएगा, यानी ए से बी वाला, बाद में जी में चेंज हो जाएगा, बी से सी। तो ए से बी, बाद में बी से सी, इसका मतलब तो जी ओ अफ है वो क्या होगा, ए से सीधा सी के अंदर होगा। किसके अंदर होगा, ए से सी के अंदर होगा। यानी जी ओ अफ है वो फलन किसके अंदर होगा, ए से सी के अंदर होगा। किसके अंदर होगा, ए से सी के अंदर होगा, यानी ए के मान रखने हैं, सी के मान प्राप्त होंगे। तो जी ओ अफ के मान भी ज्ञात कर लेते हैं। तो जी ओ अफ है ऑफ एक्स, तो यहाँ पर हमें ए के मान रखने हैं। तो ए के मान क्या क्या है, जी है 1 2 3 4। तो जी ऑफ एफ है, यहाँ पे होगा एक्स होगा। तो जी ऑफ एफ है, यहाँ पे पहले ए का समुच्चय है, उसके अंदर क्या 1 2 3 4 है, वही तो हमें 1 2 3 4 है, वही हमें रखने हैं यहाँ पर। तो एक रखेंगे, तो एक रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जी क्या हो जाएगा, अफन। तो अफन का मान देख लेते हैं, अफन का मान क्या है। तो हमने यहाँ पे प्राप्त किया था फलन अफ, इसके अंदर 1 का मान क्या है, तो 1 का मान क्या है, 3 है। 1 का मान क्या है, 3 है। 1 का मान 3 है, तो यहाँ पर अफन का मान हमें रखना है 3 रखना है। क्या रखना है, 3 रखना है। अब ये जी के रूप में चेंज हो गया, जी के रूप में चेंज हो गया, तो जी के रूप में चेंज हो गया, तो जी 3। तो अब देख लेते हैं जी 3 का मान कितना है। तो जी 3 का मान कितना है, तो जी 3 का मान कितना है, 3 का मान कितना है, 7 है। तो 3 का मान क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्या हो गया, 7। इसका मतलब हमने क्या रखा, हमने 1 रखा, हमें क्या प्राप्त हुआ, 7 प्राप्त हुआ। 1 रखा और क्या प्राप्त हुआ है, 7 प्राप्त हुआ है। तो इसको लिख देते हैं 1 7। ये 1 7 क्या है, जी ओ अफ फलन है, इसका क्या है, एक कर्मी तुगम हो जाएगा, अवयव हो जाएगा इसका।
अब ज्ञात कर लेते हैं आगे जी ऑफ एफ। ये चीज़ अच्छे से समझने के लिए इससे पीछे वाला वीडियो आप देख लें, आपके और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके अंदर सारे यही फलन थे, इसके अंदर पीछे वाला वीडियो है उसके अंदर संयुक्त फलन थे, वही है इसके अंदर। अब F1 रख दिया हमने, अब क्या रखेंगे 2 रखेंगे, क्योंकि जो हमारा फलन F है वो A से B के अंदर है और एक के अंदर क्या है 1 2 3 4 है, तो वो हम यहाँ पे रखेंगे 1 रखेंगे 2 रखेंगे 3 रखेंगे 4 रखेंगे ऐसे। जी F3 रखेंगे, बाद में जी F4 रखेंगे और इनके मान ज्ञात करेंगे। तो F2 का मान तो पता करते हैं F2 का मान कितना है। तो यहाँ पर देखेंगे F2 का मान कितना है, 2 का मान कितना है, 2 का मान 5 है, तो यहाँ पर F2 का मान क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये जी और ये F2 है, इसका पूरे का मान क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब हम देखते हैं 5 का G5 का मान कितना है। तो G5 का मान देखने के लिए हम यहाँ देखेंगे 5 का मान कितना है, 5 का मान कितना है 23 है, तो ये G5 का मान आ जाएगा 23 आ जाएगा। इसका मतलब है हमने क्या रखा 2 रखा, हमें क्या प्राप्त हुआ 23 प्राप्त हुआ। 2 रखा तो क्या प्राप्त हुआ 23 प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर अब 3, तो अब 3 का मान देख लेते हैं। अब 3 का मान कितना है, तो फलन अब के अंदर 3 का मान कितना है, तो 3 का मान कितना है 7 है। 3 का प्रतिबिंब क्या है 7 है, तो 7 यहाँ पे रखेंगे, तो ये जी और ये अब 3 का मान क्या आ गया 7 आ गया, तो 7 रखेंगे यहाँ पे। तब ये जी के रूप में चेंज हो गया, तो जी के रूप में देखेंगे 7 का प्रतिबिंब क्या है, तो 7 का प्रतिबिंब क्या है 47 है, तो इसका मान आ जाएगा 47 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमने क्या रखा 3 रखा, हमें क्या प्राप्त हुआ 47 प्राप्त हुआ। अब ये जी इसका मान देखते हैं, अब 4 का मान कितना है। अब 4 का मान देखते हैं, तो अब 4 का मान कितना है, 4 का मान है 9, यानी 4 है, इसका प्रतिबिंब क्या है 9 है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 9। अब देखते हैं कि जी के अंदर 9 का प्रतिबिंब क्या है, तो 9 का क्या है 79 है, तो इसका मान आ जाएगा 79 आ जाएगा। इसका मतलब है हमने क्या रखा, हमने 4 रखा, हमें प्राप्त हुआ 79 प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ 79 प्राप्त हुआ। तो अब ये जो जी ओ अप है क्या है, जी ओ अप है, इसको कर्मित युग्मों के रूप में लिख लेते हैं। तो ये इसके अवयव है, इनको लिख लेते हैं 1 7 2 23 और 3 47 और 4 79, तो ये जी कहलाएगा। अब आगे चीज़ देखना क्या कि जी ओ अप है वो क्या ए से सी के अंदर था, तो हम देखेंगे यहाँ से ए से सी के अंदर कि सभी अवयवों के अलग अलग प्रतिबिंब है या नहीं है, और क्या उन जो ये ए से सी के अंदर है, तो सी के जो अवयव है उनका पूर्व प्रतिबिंब, सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है या नहीं है। तो ए से सी के अंदर है, तो आप यहाँ से देखना ए क्या है 1 2 3 4 है, और सी क्या है 7 23 47 और 79 है। तो अलग अलग अवयवों के हम देखते हैं, तो अलग अलग अवयवों के अलग अलग प्रतिबिंब विद्यमान है यहाँ पे, और जो सी है उसके 4 अवयव है और 4 अवयव यहाँ पे है। इसका मतलब सभी अवयवों के क्या है पूर्व प्रतिबिंब भी विद्यमान है। इसका मतलब जी ओ अप है वो क्या है एक एक क्या चाहते है, तब हम इसका इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। तो कर लेते हैं, लिख लेते हैं, पहले वो बात लिख लेते हैं। चूँकि यहाँ अलग अलग यहाँ भिन्न भिन्न भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग अवयवों के अलग अलग प्रतिबिंब है तथा समुच्चय, यहाँ ये क्या है ए से सी के अंदर है, तो समुच्चय सी के सभी
अवयवों के पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है अतः जी, ये पे लिख देते, यहाँ लिख देते, अतः जी ऑफ क्या है, एके की आच्छादक है, क्या है, एके की आच्छादक है, अतः जी ओ एफ इसका इन्वर्स क्या है, विद्यमान है, विद्यमान है तो हम ज्ञात कर लेते हैं, तो ये जी ओ एफ है इसका इन्वर्स। मैंने पीछे आपको सिखाया है कि आप कोई भी फलन है वो कर्मितिपूर्ण रूप में तो उसका इन्वर्स कैसे ज्ञात करते हैं। तो ये जी ऑफ है वो कर्मितिपूर्ण रूप में ऐसे देर का 1 7 2 3 3 46 और 4 79, तो इसका इन्वर्स ज्ञात कर लेते हैं। तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, 7 1 हो जाएगा, यहाँ पे 23 2 हो जाएगा और 47 3 हो जाएगा और 79 4 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, जी ओ एफ का इन्वर्स हो गया, जी ओ एफ का क्या हो गया, इन्वर्स हो गया। अब तो हमारे यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, एक तो जी ओ एफ का इन्वर्स तो ये हो गया है। अब अगला क्या है, एफ इन्वर्स ओ जी इन्वर्स, ये ज्ञात करना है। तो करते हैं इसको भी। तो अब हमें ज्ञात करना है एफ इन्वर्स ओ जी इन्वर्स ज्ञात करना है। तो एफ इन्वर्स ओ जी इन्वर्स ज्ञात करना है। तो एफ इन्वर्स ओ जी इन्वर्स, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ एक्स। तो एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स, ये एक्स ऐसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर जी इन्वर्स वाले सारे मान रखने हैं हमें, और जी वाले फलन है वो फलन के मान हमें ज्ञात करने हैं। बाद में एफ इन्वर्स के रूप में चेंज हो जाएगा और एफ इन्वर्स के मान हमें रखने हैं। तो मैं आपको पहले वो जी इन्वर्स वाला बता देता हूँ। तो जी इन्वर्स क्या है, ये रहा यहाँ पे। तो जी इन्वर्स के अंदर क्या है, 7 23 47 और 79 है। तो ये मान हमें रखने हैं। यहाँ पे जैसे मैं 7 रखूँगा तो ये जी इन्वर्स 7 हो जाएगा। जी इन्वर्स 7 है तो जी इन्वर्स 7 का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बाद में ये एफ इन्वर्स 3 के अंदर चेंज हो जाएगा और बाद में हम एफ इन्वर्स के अंदर जाके 3 का मान पता कर लेंगे। ये क्या होता है, ये क्या जी इन्वर्स यानी जो जी का प्रतिलोम फलन है उसके अंदर क्या है, 7 का प्रतिबिंब 3 है, 23 का 5 है, 47 का 7 है और 79 का 9 है। तो 7 का मान क्या है, 3, ऐसे हम समझ सकते हैं। तो इसी प्रकार इनके मान ज्ञात करते हैं। तो ये हो जाएगा ऐसे एफ इन्वर्स जी इन्वर्स क्या 7। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे एफ इन्वर्स जी इन्वर्स 7 का मान। तो जी इन्वर्स 7 का मान क्या है, 3 है। तो यहाँ पर हम 3 रखेंगे, क्या रखेंगे, 3। तो ये एफ इन्वर्स 3 हो गया है। तो अब एफ इन्वर्स 3 का मान हमें क्या करना है और पता करना है। तो एफ इन्वर्स 3 का मान क्या है, तो ये हमने पीछे किया था, यहाँ पे याद किया था। 3 का मान क्या है, एफ इन्वर्स के अंदर 3 का मान क्या है, 3 का प्रतिबिंब क्या है, 1 है। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, हमने क्या रखा, हमने 7 रखा, हमें क्या प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ। तो इसको लिख देंगे 7 1। ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये जो हमें ज्ञात करना है ना, इसके क्या है, ये अवयव प्राप्त हो रहे हैं। अब आगे करते हैं। तो ये एफ इन्वर्स जी इन्वर्स, अब हमने 7 रख लिया है। अब क्या रखेंगे, अब 23 रखेंगे। तो ये 23, तो ये एफ इन्वर्स, और अब देखेंगे जी इन्वर्स 23। तो ये जी इन्वर्स 23, तो 23 का मान क्या है, 5 है। तो ये 5 रख देते हैं यहाँ पे। तो 5 रखने से अब देखेंगे एफ इन्वर्स के अंदर जाके देखेंगे 5 का मान कितना है। तो एफ इन्वर्स के अंदर जाएंगे तो ये देखेंगे 5 का मान क्या है, 2 है। तो यहाँ पर इसका मान क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसका मान हो गया 2।
इसका मतलब हमने क्या रखा, 23 रखा, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 2 प्राप्त हुआ। अब आगे रखते हैं अब इनवर्स जी इनवर्स 23 का मान हो गया। 23 के बाद हम क्या रखेंगे, हमें 47 रखेंगे, तो 47 47। तो अब इनवर्स अब 47 का मान क्या है, तो 47 का क्या है, 7 है, तो ये 7 रख देते हैं यहाँ पे। अब ये अब इनवर्स के अंदर चेंज हो गया है, अब इनवर्स फलन बन गया है, तो 7 का मान क्या है वो चेक कर लेते हैं। तो अब इनवर्स के अंदर 7 का क्या है, 3 है, 7 का मान क्या है, 3 है, तो ये यहाँ पर रख देते हैं, 3 रख देते हैं। तो क्या रखा हमने, 47 रखा, हमें क्या प्राप्त हुआ, 3, तो 47 रखा तो 3 प्राप्त हुआ। अब आगे चेक करते हैं अब इनवर्स जी इनवर्स 47, तो 47 के बाद में क्या रखेंगे, अब ये 79 रखेंगे, तो 79 रखेंगे, तो आप इनवर्स अब यहाँ पर देखेंगे 79 का मान क्या, 79 का मान क्या, 9 है, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। और अब इनवर्स के अंदर जाकर देखेंगे 9 का मान क्या है, तो अब इनवर्स ये रहा, इसके अंदर 9 का क्या है, 4 है, तो यहाँ पर इसका मान क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये हमने क्या रखा, 79 रखा, हमें क्या प्राप्त हुआ, 4 प्राप्त हुआ, तो ये 4 हो जाएगा। इसका मतलब ऑफ इनवर्स ओ जी इनवर्स इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 7 1 23 2 और 47 3 हो जाएगा, और 79 4 हो जाएगा। तो इसके अंदर जो क्वेश्चन था, इसके अंदर जी ओ ऑफ इनवर्स पूछा था, वो हमने पीछे ज्ञात कर लिया था, और ऑफ इनवर्स ओ जी इनवर्स पूछा था, तो ये यहाँ पे आ गया है। इसका मतलब क्वेश्चन कंप्लीट है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फलन है वो आर से आर के अंदर परिभाषित है, और अपक्ष है वो क्या है, ए एक्स प्लस बी है, और ए का मान जहाँ पे 0 नहीं है। हमें परिभाषित करना है कि फलन एक ही आच्छादित फलन है। तो एक ही आच्छादित फलन परिभाषित करना है, तो हमें पहले देखना है कि एक ही है, उसके बाद देखेंगे आच्छादक है। यदि एक ही और आच्छादक दोनों है तो फलन क्या हो जाएगा, एक ही आच्छादक हो जाएगा। और बाद में इसका सूत्र ज्ञात करना है, तो सूत्र भी ज्ञात कर लेते हैं। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन भी करते हैं। तो फलन देर का है, अपक्ष देर का है, तो क्या देर का है, ए एक्स प्लस का बी देर का है। तो हम क्या करते हैं, माना दो अवयव मानते हैं, माना x1 x2 अवयव है आर, ये किस प्रांत में से होते हैं, प्रांत में इस प्रकार है, इस प्रकार है कि किस प्रकार है कि आप x1 है वो बराबर है आप x2 के बराबर है। तो अब x1 बराबर है आप x2, तो हमारा जो फलन है इसके अंदर x है, उसकी जगह हम एक बार x1 रखेंगे, तो ये अब x1 का मान आ जाएगा। जब x2 रखेंगे तो ये अब x2 का मान आ जाएगा। तो रखते हैं अब x1 का मान क्या आएगा, यहाँ x1 रखूँगा तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा, यानी ए x1 प्लस बी हो जाएगा। तो ये हो गया ए x1 प्लस का बी, और ये क्या हो जाएगा, ए x2 प्लस का बी, इधर प्लस का बी इधर भी प्लस का बी, तो कैंसिल हो जाएगा, और आ जाएगा ए x1 बराबर में आ जाएगा ए x2 आ जाएगा, तो ए से ए कट जाएगा, तो x1 बराबर में आ जाएगा x2। इसका मतलब हम अब x1 बराबर में x2 लेके चले थे, और हमें x1 बराबर में x2 मिल गया। इसका मतलब फलन क्या है, एक है। तो लिख देंगे यहाँ पे इम्प्लाइज फलन एक ही है। क्या है, फलन एक ही है। अब हमें सिद्ध करना है फलन आच्छादक है। तो आच्छादक सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना y अवयव है r, ये किससे होता है, सप्रांत में से होता है, सप्रांत में से में है, और यदि संभव है तो माना, और यदि संभव हो तो माना y का क्या है, पूर्व प्रतिबिंब, y का पूर्व प्रतिबिंब क्या है, x है। पूर्व प्रतिबिंब x है, तो ऐसे लिखेंगे
अप है अक्स, यानी अक्स रखेंगे तो क्या आएगा, वाई आएगा। अब अपक्स का मान रखते हैं यहाँ पे, तो ए एक्स प्लस का बी दे रखा है बराबर वाई हो जाएगा। यहाँ से हमें क्या करना होता है, यहाँ से हमें एक्स का मान निकालना होता है हमेशा। तो ए एक्स बराबर में क्या हो जाएगा, वाई माइनस का बी हो जाएगा। तो एक्स का मान क्या आ जाएगा, वाई माइनस का बी बटा ए। यहाँ पर एक्स का मान ज्ञात करने के बाद में ये है, क्या है, ए है। यहाँ पर एक्स का मान ज्ञात करने के बाद में हमें देखना होता है कि ये है, ये क्या है, जो यहाँ पे प्राप्त होता है वो हमारा जो समुच्चय होता है उसके अंदर विद्यमान है या नहीं है, यानी इस आर के अंदर विद्यमान है। हमारे यहाँ पर आर से आर के अंदर है, तो जो आर है इसके अंदर है या नहीं है। तो ये वाई माइनस का बी बटा ए है, वो आर के अंदर विद्यमान होगा, क्योंकि आर के अंदर सारे मान विद्यमान होते हैं। आर क्या है, रियल नंबर है, तो ये आर का अवयव है। अतः जो फलन है वो क्या है, फलन क्या है, आच्छादक फलन है। फलन क्या है, आच्छादक है। इसका मतलब एक एक ही है आच्छादक, इसका मतलब क्या है, एक एक ही आच्छादक है। तो ये हमें सिद्ध करना था, इसके अंदर एक एक ही आच्छादक है, तो एक एक आच्छादक हो जाएगा। इसका मतलब इम्प्लाइज यहाँ लिख देंगे फलन एक एक ही आच्छादक है। अब हमें एफ इनवर्स का सूत्र ज्ञात करना है, तो एफ इनवर्स का सूत्र हम ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि ये फलन क्या एक एक ही और आच्छादक है। अब एफ इनवर्स का सूत्र ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, माना, क्योंकि इसके अंदर हमें क्या पूछा है, हमें ये तो एक ही के आच्छादक सिद्ध करना पूछा था, तो वो तो हो गया है। एफ इनवर्स का सूत्र पूछा, तो एफ इनवर्स का सूत्र ज्ञात करते हैं। तो सूत्र बहुत ईजी है, उसके अंदर यही प्रोसेस जो हमने यहाँ पे किया वो दोबारा करना होगा। तो माना एफ एक्स बराबर में वाई, तो इम्प्लाइज यदि मैं एक्स का मान ज्ञात करूँ तो एक्स का मान क्या आ जाएगा, एफ इनवर्स वाई आ जाएगा। इसको मैं समीकरण 1 दे देता हूँ। तो एफ एक्स बराबर वाई है, तो यहाँ पर एफ एक्स का मान रख लेते हैं। एफ एक्स का मान हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, एफ एक्स का मान दे रखा है ए एक्स प्लस का बी दे रखा है, तो वो यहाँ रख देते हैं ए एक्स प्लस का बी बराबर में वाई। यहाँ पर ए एक्स का मान आएगा, यानी बी को मैं उधर भेज देता हूँ, तो वाई माइनस का बी आ जाएगा। और एक्स का मान क्या आ जाएगा, वाई माइनस का बी बटे में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो ये एक्स का मान आया, वाई माइनस का बी बटा ए आया। तो एक्स का मान समीकरण 1 से क्या है, एफ इनवर्स वाई है, तो यहाँ पे रख देंगे एफ इनवर्स वाई रख देंगे। तो एफ इनवर्स वाई बराबर क्या आ जाएगा, वाई माइनस का बी बटा ए आ जाएगा। यहाँ लिख देना समीकरण क्या, 1 से, समीकरण 1 से। तो अब इनवर्स वाई का मान आ गया, वाई माइनस का बी बटा ए। अब इसको हमें किस में चेंज करना होता है, एक्स के रूप में चेंज करना होता है। तो कर देते हैं, अब इनवर्स एक्स बराबर में क्या हो जाएगा, एक्स वाई की जगह क्या रख देंगे, एक्स रख देंगे, तो ये एक्स के रूप में चेंज हो जाएगा। तो एक्स माइनस का बी बटा ए ये क्या हो जाएगा, इसका अभिष्ट सूत्र हो जाएगा। तो कंप्लीट है ये। तो इस प्रकार याद करते हैं, पहले एक एक ही आच्छादक सिद्ध करना, तो एक एक आच्छादक इस प्रकार सिद्ध कर देना। ये एक एक आच्छादक सिद्ध करने का यही तरीका होता है, सेम ही तरीका होता है सभी सवालों में। सवाल चेंज हो जाएंगे लेकिन तरीका ये रहेगा। और सूत्र ज्ञात करना है, तो सूत्र इस प्रकार ज्ञात करते हैं, जो आच्छादक सिद्ध करते हैं उसके अंदर जो होता है वही वापस दोबारा करना पड़ता है। तो इस प्रकार हो जाता है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, उसके अंदर क्या है, फलन है वो आर से आर के अंदर विद्यमान है, और अपक्ष है वो दे रखा है कोस एक्स प्लस का 2 दे रखा है। तो क्या आप इनवर्स विद्यमान है, तो हमें पता करना है कि क्या आप इनवर्स विद्यमान है। तो आप इनवर्स कब विद्यमान होगा, जब जो फलन दे रखा है वो एक एक ही और आच्छादक होगा, तभी क्या होगा, आप इनवर्स विद्यमान होगा। तो देख लेते हैं क्या जो फलन दे रखा है वो एक एक ही है क्या। तो देखते हैं, माना क्या मानते हैं, 2 अवयव मानते हैं एक एक सिद्ध करने के लिए। माना x1 x2 अवयव है r, हमें यहाँ पे r दे रखा है ना, यहाँ प्रांत, तो इस प्रांत में से मान लेते हैं प्रांत x1 और x2 अवयव r प्रांत में इस प्रकार है, किस प्रकार है कि आप है x1 बराबर में आप है x2 है, क्या है, आप x1 बराबर में आप x2 है। तो हमने यहाँ पे आप x1 बराबर में आप x2 लिया है, तो अब हमें आगे क्या प्राप्त होना चाहिए, x1 बराबर में x2 प्राप्त होना चाहिए।
यदि ऐसा होगा तो फलन क्या होगा, एक ही हो जाएगा, और यदि ऐसा प्राप्त नहीं होगा तो फलन एक ही नहीं होगा। तो अब x1 बराबर में अब x2, तो फलन हमारा जो फलन क्या है वो क्या है, कोस x प्लस का 2 है, तो यहाँ x1 रखूँगा तो क्या हो जाएगा, x1 प्लस 2 हो जाएगा, x2 रखूँगा तो ये x2 प्लस का 2 हो जाएगा, यानी अब x1 का मान क्या आएगा, अब x1 का मान आएगा कोस x1 प्लस का 2 है, और अब x2 का मान क्या आ जाएगा, कोस x2 प्लस का 2 आ जाएगा। अब कोस x1 प्लस का 2 कोस x2 प्लस का 2, तो हम यहाँ पे आगे इनको सरल करते हैं, यानी मान ज्ञात करते हैं, तो x1 प्लस का 2 बराबर में क्या आ जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस का x2 प्लस का 2 आ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे आया है, तो आपने 11th में पढ़ा होगा, जो यूनिट लेसन नंबर 3 है उसके अंदर दे रखा है व्यापक मान, उसके अंदर क्या है कि कोस x1 बराबर में कोस x2 होता है, तो इसका व्यापक मान क्या होता है, x1 बराबर होता है 2n पाई प्लस माइनस का x2, x1 बराबर में 2n पाई प्लस माइनस का x2, तो वही मैंने यहाँ पे लागू किया है। x1 यहाँ पर ये x1 की जगह क्या है, x1 प्लस 2 है, तो यहाँ पर ये रख दिया, और आगे x2 की जगह क्या है, x2 प्लस 2 है, तो ये 2n पाई प्लस माइनस का, और x2 की जगह क्या रख दिया मैंने, x2 प्लस का 2 रख दिया। इसका मतलब इनको हम देखेंगे तो x1 के बराबर में x2 नहीं प्राप्त हो रहा है, क्या हो रहा है, x1 x2 के बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब फलन क्या है, एक ही नहीं है। इसको आप देख लेना, यहाँ पे अच्छे से समझ लेना, ये व्यापक मान होता है। तो यहाँ पर x1 के बराबर में x2 नहीं आ रहा है, इसका मतलब फलन क्या है, एक ही नहीं है, लिख देंगे इम्प्लाइज फलन एक ही नहीं है, क्या है, एक ही नहीं है, इसका मतलब एक ही नहीं है, तो अब इन्वर्स विद्यमान नहीं है, तो लिख देंगे इम्प्लाइज अब इन्वर्स विद्यमान नहीं है, अब इन्वर्स विद्यमान नहीं। तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो हमें पूछा था क्या अब इन्वर्स विद्यमान है, तो हमने चेक किया कि एक ही आच्छादक है या नहीं है, तो हमने चेक किया कि क्या एक ही है, तो हमने पाया कि एक ही फलन नहीं है, इसका मतलब एक ही नहीं है, तो आच्छादक आगे ज्ञात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक ही नहीं है, तो ये इसका क्या होगा, इन्वर्स विद्यमान नहीं होगा। करते हैं नेक्स्ट, और इस प्रश्नावली का क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, हमें ज्ञात करना है अब इन्वर्स ज्ञात करना यदि विद्यमान हो तो, और फलन है वो ए से बी के अंदर है, जहाँ पर ए ये दे रखा है और बी ये दे रखा है, और फलन क्या दे रखा है, 3x दे रखा है। तो ज्ञात कर लेते हैं, फलन का मान ज्ञात कर लेते हैं, क्या करते हैं, फलन का मान ज्ञात कर लेते हैं। फलन दे रखा है पक्ष बराबर में 3x दे रखा है, और ये क्या ए से बी के अंदर है, तो हम यहाँ पर x का मान कहाँ से रखेंगे, ए से दे के रखेंगे, तो रखते हैं, आप 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 × 0 यानी 0 आ जाएगा, इसका मतलब 0 रखा तो क्या प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ। आगे रखेंगे, आगे क्या रखेंगे, ये रखेंगे, माइनस का 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 × माइनस का 1 तो क्या आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। इसका मतलब हमने माइनस का 1 रखा तो क्या प्राप्त हुआ, माइनस का 3 प्राप्त हुआ। आगे रखेंगे, अब है माइनस का 3 रखते हैं, तो माइनस का 3 रखेंगे तो 3 × माइनस का 3 तो आ जाएगा माइनस का 9 आ जाएगा। इसका मतलब हमने माइनस का 3 रखा तो क्या प्राप्त हुआ, माइनस का 9 प्राप्त हुआ। आगे अगला क्या है, ये 2 है तो 2 रख देते हैं, तो 2 रखते हैं, तो अब 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 × 2 रखेंगे तो आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसका मतलब हमने 2 रखा तो मिला 6, तो फलन जो फलन दे रखा है उसको हम क्या कर लेते हैं, कर्मित गुणों के रूप में ले लेते हैं। तो ये फलन f बराबर में क्या हो जाएगा, 0 0 -1 माइनस का 3 माइनस का 3 माइनस का 9 ये 2 ये 6 और तो 0 0 माइनस का 1 माइनस का 3 माइनस का 3 माइनस का 9 2 और 6। अब यहाँ पे चेक करेंगे, हमें पूछा था कि अब इन्वर्स विद्यमान है तो हमें ज्ञात करना है, तो हम चेक करते हैं
क्या चेक करते हैं कि ये एक ही आच्छादक है या नहीं है, यानी अलग अलग अवयवों के अलग अलग प्रतिबिंब है या नहीं है, और समुच्चय ए से बी के अंदर है तो बी के सारे अवयवों के पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है या फिर नहीं है। तो इसके अंदर 0, -1, -3 और माइनस ये 2 है, तो इसके अंदर विद्यमान है और अलग अलग अवयवों के अलग अलग प्रतिबिंब है। और समुच्चय बी है उसके अंदर -9, -3, 0 और 6 है, तो ये 0, -3, -9 और 6 ये सारे हैं। इसका मतलब सभी अवयवों के पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। पूर्व प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है कि 0 है वो किसी का प्रतिबिंब है, तो 0 है वो 0 का है, -3 है वो किसका प्रतिबिंब है, -1 का, तो -3 है वो प्रतिबिंब कहलाता है और -1 है वो क्या कहलाता है, पूर्व प्रतिबिंब कहलाता है। तो ये समुच्चय बी है उसके सभी अवयवों के पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। इसका मतलब क्या है, अब इनवर्स विद्यमान है। तो लिख देते हैं चूंकि भिन्न भिन्न अवयवों के भिन्न भिन्न प्रतिबिंब है तथा समुच्चय ये ए से बी के अंदर है, तो यहाँ लिखेंगे बी, तो समुच्चय बी के सभी अवयवों के पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, अतः फलन क्या है, एक ही आच्छादक है, है, अतः अब इनवर्स क्या है, विद्यमान है, है। और अब इनवर्स का मान हम ज्ञात कर लेते हैं। अब इनवर्स बराबर में ये आप अब समझ गए होंगे कि कर्मित के रूप में दे रखा है, तो हम अब इनवर्स कैसे ज्ञात करेंगे, यानी कि जो यहाँ पर आप है उसके जो अवयव उनको उल्टा करके लिख देंगे। तो 0, 0 और -3 -1 हो जाएगा, और -9 -3 हो जाएगा, और 6 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये आ गया, फिर इनवर्स आ गया। करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है इसके अंदर हमें दे रखा है समुच्चय ए दे रखा है 1, 3, 5, 7, 9, समुच्चय बी दे रखा है ये, हमें अब फलन दे रखा है अक्स का स्कोर। तो हमें यहाँ पर भी क्या करना है, हमें अब इनवर्स ज्ञात करना है। तब इनवर्स ज्ञात करना है तो हम देखेंगे कि ये एक ही आच्छादक है या नहीं है। तो फलन के मान ज्ञात कर लेते हैं। तो ये क्या है, ये भी फलन है, वो क्या है, ए से बी के अंदर है, तो हम क्या करें, ए के मान रखेंगे इसके अंदर और फलन की मान ज्ञात करते हैं। तो एक के अंदर क्या है, 1, 3, 5, 7, 9 है, तो 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का स्कोर यानी 1 आ जाएगा। इसका मतलब हमने क्या रखा, 1 रखा, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ। तो आगे रखते हैं 3 रखते हैं, तो 3 का स्कोर यानी 9, 3 रखा तो हमें 9 प्राप्त हुआ। आगे 5 रखेंगे तो 5 का स्कोर यानी 25, तो 5 रखा तो हमें, यहाँ मैं ब्लाइज का चिन्ह लगा देता हूँ, 5 रखा तो हमें 25 प्राप्त हुआ। और आगे 7 रखेंगे तो क्या, 7 का स्कोर यानी 49 यानी 7 49। और आगे 9 रखेंगे तो 9 का स्कोर यानी 81, तो 9 का प्रतिबिंब क्या प्राप्त हुआ है, 81 प्राप्त हुआ है। इसका मतलब सारे जो एक के अवयव है वो हमने रख दिए, और हमने देखा कि अलग अलग अवयवों के अलग अलग प्रतिबिंब आ रहे हैं, अलग अलग अवयवों के क्या है, अलग अलग प्रतिबिंब आ रहे हैं। तो इसको फलन के रूप में लिख लेते हैं। तो 1, 3, 9, 5 और 25
और 7, 49 और 9 और 81। अब हम देखते हैं कि एक एक ही आच्छादक है या नहीं है। तो हम चेक करते हैं कि ये एक एक ही है या नहीं। एक एक ही होने के लिए क्या शर्त है? एक एक होने के लिए शर्त है कि अलग अलग अवयवों की अलग अलग प्रतिबिंब होने चाहिए। तो 1 का 1 है, 3 का 9 है, 5 का 25 है, 7 का 49 है, 9 का 81, यानी अलग अलग अवयवों के अलग अलग प्रतिबिंब है। तो ये फलन एक ही है। अब बात करते हैं कि आच्छादक है या नहीं है। तो आच्छादक है या नहीं है उसके लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे समुच्चय बी के अंदर है जो अवयव है उन सभी का पूर्व प्रतिबिंब है या नहीं है। तो हम देखते हैं ए इस 1 का है, 9 का है, 25 का है, 49 का है, 81 का है, लेकिन 0 का कोई भी पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। यानी ये फलन के अंदर 0 किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। तो 0 का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, इसलिए फलन आच्छादक नहीं होगा। फलन क्या है? केवल एक ही है, आच्छादक नहीं है। तो फलन इसका इनवर्स ज्ञात करना संभव नहीं है। तो हम लिखेंगे चूंकि फलन में अलग भिन्न भिन्न लिख देता हूँ मैं, भिन्न भिन्न अवयवों के भिन्न भिन्न प्रतिबिंब है, भिन्न भिन्न अवयवों के भिन्न भिन्न प्रतिबिंब है, अतः फलन एक ही है। परंतु समुच्चय बी के सभी अवयवों के, बी के सभी अवयव है, सभी अवयवों के पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, अर्थात इसको लिख देंगे 0 का, 0 का कोई पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। क्या नहीं है? आच्छादक नहीं है। तो इसका मतलब आच्छादक नहीं है, एक एक है लेकिन आच्छादक नहीं है। तो अब इनवर्स क्या होगा? विद्यमान नहीं होगा। अब इनवर्स विद्यमान नहीं है। कंप्लीट है। करते हैं नेक्स्ट है समुच्चय ए और समुच्चय बी है वो आर के बराबर है और फलन है वो क्या है? दोनों आर के बराबर, इसका मतलब फलन है वो क्या हो गया? आर के अंदर हो गया है। और हमें देखना है कि इस फलन का इनवर्स विद्यमान है या नहीं है। तो इनवर्स विद्यमान है या नहीं है वो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम दो अवयव लेते हैं। माना x1 x2 अवयव है r तथा इस प्रकार है कि इस प्रकार है कि किस प्रकार कि f x1 बराबर में f x2 है। तो आप x1 का मान रखते हैं तो x1 की घात 3 बराबर में x2 की घात 3, मैं दोनों तरफ क्या करूँगा? घनमूल करूँगा तो x1 बराबर में आ जाएगा x2 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? फलन क्या है? एक एक ही है। x1 बराबर में x2 आ रहा है, इसका मतलब फलन क्या है? एक एक ही है। अब आच्छादक सिद्ध करते हैं। तो आच्छादक सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना होता है? मानना होता है y अवयव है r, यहाँ पर क्या है? सहप्रांत है, उसमें से लेंगे, यानी b में से है ये। y अवयव है r सहप्रांत में से है तथा यदि संभव हो तो माना
y का पूर्व प्रतिबिंब, y का पूर्व प्रतिबिंब क्या है, अक्ष है, क्या पूर्व प्रतिबिंब अक्ष है। तो इसको लिखते हैं ऐसे, अपअक्ष बराबर में y, अपअक्ष का मान रखते हैं अक्ष की घात 3 बराबर में y। तो अक्ष का मान क्या आ जाएगा, यहाँ पर मैं दोनों तरफ घनमूल करूँगा तो अक्ष का मान प्राप्त होगा। तो y की घात क्या हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। और 1/3 है, ये r के अंदर विद्यमान होता है। कोई भी संख्या है तो उसका घनमूल है वो r के अंदर विद्यमान होता है, क्योंकि r के अंदर पॉइंटों के, प्लस के, माइनस के सारे मान विद्यमान होते हैं। इसलिए यहाँ पर ये r से बिलोंग करेगा, इसलिए r से बिलोंग करेगा। तो r का अवयव है, r का अवयव है, तो फलन क्या हो जाएगा, फलन क्या हो जाएगा, आच्छादक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फलन आच्छादक, अतः फलन आच्छादक है। अब लिख देंगे यहाँ पर एक ही है, आच्छादक है, इसलिए इसका इन्वर्स ज्ञात कर सकते हैं। चूँकि फलन एक ही वह आच्छादक है, अतः अप इन्वर्स क्या है, विद्यमान है, अब इन्वर्स विद्यमान है। अब अप इन्वर्स ज्ञात कर लेते हैं। तो अप इन्वर्स ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, माना अप अक्ष बराबर में क्या मान लेते हैं, y, और अक्ष का मान यहाँ से ज्ञात करते हैं तो क्या आ जाता है, अप इन्वर्स से y आ जाता है। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1। अप अक्ष बराबर y है, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, अपक्ष का मान रखते हैं। अपक्ष का मान यहाँ पे दे रखा है, अक्ष की घात 3 दे रखा है, तो अक्ष की घात 3 बराबर में y। तो यहाँ से मैं x का मान ज्ञात करूँगा, तो x का मान कैसे ज्ञात करूँगा, दोनों तरफ घनमूल करूँगा। यहाँ पर क्यूब है तो हम क्या करेंगे, घनमूल करेंगे, यानी घात क्या करेंगे, 1/3 करेंगे, तो इसका मान आ जाएगा, तो 1/3। अक्ष का मान क्या है, समीकरण 1 से अक्ष का मान है अप इन्वर्स y, तो ये हो जाएगा अप इन्वर्स से y हो जाएगा। तो अप इन्वर्स y बराबर में y की घात क्या, 1/3। और आपको पता है ये समीकरण 1 से है, समीकरण 1 से है। और आपको पता है, क्या पता है कि ये y है उसको किसके रूप में चेंज करके रखना है, अक्ष के रूप में। तो अप इन्वर्स से अक्ष बराबर में हो जाएगा अक्ष की घात 1/3, ये क्या हो जाएगा, अप इन्वर्स से हो जाएगा। तो इस प्रकार कंप्लीट है ये 1.2। आप पीछे की प्रश्नावली 1.1 है वो भी मिला लेना, और साथ में आप एग्जाम्पल भी मिला सकते हो। जितनी ज़्यादा आप सवाल मिलाओगे उतने ज़्यादा परफेक्ट होंगे। तो ये 1.2 कंप्लीट है। थैंक यू।